चार्टर एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चार्टर एक्ट, अ सीरीज ऑफ चार्टर एक्ट्स वर ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड बाय द ब्रिटिश फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्टेबलिशिंग देयर कंट्रोल। जो चार्टर एक्ट था वो ब्रिटिशर के थ्रू इंट्रोड्यूस की गई थी एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। तो बच्चा ये जो अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन था ना, ये सारा जो बेनिफिट है वो ब्रिटिशर्स के ही अंडर में आएगा, इंडियन के अंडर में नहीं आएगा। अगर जो इफ़ेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन भी होगा तो ये इफ़ेक्टिव किसके लिए होगा, ये ब्रिटिशर्स के लिए होगा। ओके, द इम्पॉर्टेंट एक्ट्स अमंग देम वर फॉलोज। द चार्टर एक्ट 1793, गवर्नर जनरल वाज गिवन द पावर टू ओवरराइड द डिसीजन ऑफ हिज काउंसिल। गवर्नर जनरल के पास जो थी अब वो पावर थी कि वो जो डिसीजन है किसके काउंसिल के उसको भी ले सकता है। और वाइस प्रेसिडेंट वाज टू बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर जनरल। जो वाइस प्रेसिडेंट है वो किसके थ्रू अपॉइंट होगा, गवर्नर जनरल के थ्रू। एक अपॉइंट किया गया वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है, कि अगर इन केस गवर्नर जनरल इन केस ऑफ एब्सेंस फ्रॉम द काउंसिल, अगर गवर्नर जनरल एब्सेंट होता है तो वाइस प्रेसिडेंट क्या करेगा, गवर्नर जनरल के काम को संभालेगा। द मेंबर ऑफ द कंपनी वर नाउ टू बी पेड फॉर इंडियन रेवेन्यू। जो मेंबर थे ना कंपनी के, ठीक है, उनको जो पे किया जा रहा था वो इंडियन रेवेन्यू के थ्रू पे किया जा रहा था, ठीक है। सेकेंड नंबर है हमारा द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। हमारा फर्स्ट है 1793, ठीक है। सेकेंड है 1813 का चार्टर एक्ट। द कंपनीज मोनोपोली ऑफ ट्रेड विद इंडिया केम टू एन एंड, ठीक है। जो पहले क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी ही सिर्फ जो ट्रेड करेगी कहाँ पर, इंडिया में, ये था, ठीक है। पर अब जो एक मोनोपोली थी, मतलब उनका जो एकाधिकार था वो अब क्या हो गया, ख़त्म हो गया, ठीक है। दस ट्रेड इन इंडिया वाज नाउ ओपन टू ऑल इंग्लिशमैन। अब जो इंडिया का ट्रेड हो गया, इंडिया में जो ट्रेड करने का राइट था वो सारे ही इंग्लिशमैन को मिल गया कि सभी कर सकते हैं इंडिया में ट्रेड। सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही नहीं करेगी, वो मोनोपोली जो थी ख़त्म हो गई थी। द कंपनी स्टिल इंजॉयड मोनोपोली ऑफ ट्रेड विद चाइना एंड ट्रेड इन टी, ठीक है। पर ये तो हो गया था कि जो मोनोपोली है वो ख़त्म हो गई थी, पर उसकी जो मोनोपोली थी वो यहाँ पर अभी भी कायम थी। कहाँ पर, चाइना के साथ टी का जो ट्रेड था उसमें अभी भी वहाँ पर किसको राइट था, वो कंपनी को ही राइट था। अ सम ऑफ ₹100,000 was to be spent annually और on revival of Indian literature and promotion of scientific knowledge। ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। यहाँ पर क्या किया गया था, यहाँ इंडियन लिटरेचर के ऊपर उसको अच्छा करने के लिए, यहाँ पर इंडियन के ऊपर मतलब इंडियन की एजुकेशन को भी कह सकते हैं अच्छा करने के लिए ₹100,000 स्पेंड किए गए थे, एनुअली स्पेंड किए गए थे, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एक ये वाला आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके बहुत काम का है, और एक ये वाला आपका इम्पॉर्टेंट पॉइंट, मतलब ये तीनों ही आपके इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जाना कि पहले तो मोनोपोली जो थी वो हट गई थी, सभी इंग्लिशमैन को राइट हो गया था, ठीक है। पर जो मोनोपोली थी वो चाइना के ट्रेड के साथ अभी भी थी, जो टीका करते थे। उसके साथ साथ जो इंडियन लिटरेचर है उसको 100,000 जो है एनुअली स्पेंड किया गया था इंडियन लिटरेचर के ऊपर। ओके, हम लोग देखेंगे द चार्टर एक्ट ऑफ 1833, ठीक है। ये हम लोगों का थर्ड नंबर का है चार्टर एक्ट। फर्स्ट नंबर का कौन सा था, 1793 का, फिर 1813 का, अब आएगा 1833 का। द कंपनी लॉस्ट मोनोपोली ऑफ ट्रेड विद चाइना। हमने ऊपर देखा था कि चाइना के साथ ही एक उसका था मोनोपोली जो रह गई थी, ठीक है, पर अब वो भी 1833 में ख़त्म हो गई थी, ठीक है। द एक्ट पेव्ड वे फॉर एक्विजिशन ऑफ लैंड एंड प्रॉपर्टी बाय यूरोपियंस इन इंडिया, ठीक है। जो ये अधिनियम था उसने क्या किया था, इसने भारत में यूरोपीय लोगों द्वारा भूमि के अधिग्रहण का जो मार्ग था वो प्रशस्त कर दिया था, ठीक है। बॉम्बे, बंगाल एंड मद्रास वर प्लेस्ड अंडर द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द गवर्नर जनरल। बॉम्बे, बंगाल और मद्रास की किसके कंट्रोल में आ गए थे, पूरी तरह से गवर्नर जनरल के। अ फोर्थ मेंबर कॉल्ड द लॉ मेंबर was added to the गवर्नर जनरल काउंसिल फॉर लेजिस्लेटिव पर्पज। जो फोर्थ मेंबर था उसको लॉ मेंबर में ऐड कर दिया गया था, और वो क्या था, गवर्नर जनरल काउंसिल फॉर लेजिस्लेटिव पर्पज, मतलब वो लेजिस्लेटिव पर्पज के लिए गवर्नर जनरल काउंसिल में ऐड था, ठीक है, इसको नियुक्त किया गया। हमारा नंबर 4 का एक्ट है द चार्टर 1853 का, ठीक है। द लॉ मेंबर वाज मेड अ फुल फ्लेज्ड
मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल, ठीक है, जो लॉ मेंबर थे, ठीक है, ये बनाए गए पूरी तरह से, मतलब इनको राइट दिया गया पूरी तरह से कहाँ, मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल के अंदर, ठीक है। द गवर्नर जनरल कुड अपॉइंट 2 मोर मेंबर्स, जो गवर्नर जनरल है वो 2 और मेंबर को अपॉइंट कर सकता था हिस काउंसिल, अपने काउंसिल में, वेयर एवर रिक्वायर्ड, जहाँ भी रिक्वायरमेंट होगी। द काउंसिल वाज टू एक्सरसाइज इट्स फंक्शन ऑन द लाइन्स ड्रॉन बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट, जो काउंसिल थी वो वही फंक्शन करती थी जो ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा उनको दिए जाते थे। ओके, हम लोगों का नेक्स्ट है जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इन 1772 वॉरेन हेस्टिंग, ये वॉरेन हेस्टिंग की पिक्चर भी आप लोगों को दे रखी है, इंट्रोड्यूस जुडिशरी रिफॉर्म्स इन इंडिया, ठीक है, उसने जुडिशरी मतलब न्याय वाले जो रिफॉर्म्स है वो परफॉर्म किए थे इंडिया में। ईच डिस्ट्रिक्ट वॉज टू हैव अ दीवानी अदालत, सिविल कोड एंड द फौजदारी अदालत, मतलब क्रिमिनल कोड, ठीक है, दीवानी और फौजदारी, ये आप लोग उसमें भी पढ़ोगे, अपने सिविक्स में भी पढ़ोगे, पर वहाँ पर सिविल कोड और क्रिमिनल कोड के बारे में पढ़ोगे। यहाँ पर है हमारा द दीवानी अदालत वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाय द कलेक्टर्स, जो दीवानी अदालत है उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, कलेक्टर्स कर रहे थे, ठीक है, उनके हेड थे। हिंदू एंड मुस्लिम लॉज वर टू बी अप्लाइड फॉर हिंदूज एंड मुस्लिम्स रिस्पेक्टिवली, जो लॉज थे, ठीक है, जो हिंदू एंड मुस्लिम के लिए मेन उनको लागू किया जाना था, ठीक है, जो लॉज थे उनका क्या था, हिंदू और मुस्लिम के लिए लागू किया जाना था, मतलब उन्हीं के तरीके के लॉज को अप्लाई किया जा रहा था। ओके, हमारा है द फौजदारी अदालत, ठीक है, और द क्रिमिनल कोड वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय द इंडियन ऑफिसर ऑफ द कंपनी, ये किसकी जो अध्यक्षता कौन कर रहे थे, इंडियन ऑफिसर्स कर रहे थे। दे गॉट असिस्टेंस फ्रॉम द क्वाजी एंड मुफ्तीज़, तो इनकी सहायता कौन करते थे, काजी करते थे और मुफ्तीज़ करते थे। ओके, काजी होते हैं ना, जो मुस्लिम्स होते हैं उनमें होते हैं ना काजीज़ और मुफ्तीज़, वो लोग उनकी सहायता करते थे, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होती थी तो वो अपने रिलीजन के अकॉर्डिंगली उनकी हेल्प करते थे। ओके, अब हम लोगों का नेक्स्ट है द फौजदारी अदालत। फौजदारी अदालत तो हो गया बच्चों, अब यहाँ पर आते हैं। इन 1833 अ लॉ कमीशन वाज अपॉइंटेड 1833 में लॉ कमीशन को क्या किया गया, अपॉइंट किया गया, ठीक है। इट वाज गिवन द टास्क ऑफ कॉडिफिकेशन ऑफ इंडियन लॉ। अब इसने क्या किया, इसने सारा जो इंडियन लॉ था उसको क्या किया, उसको एक मतलब इकट्ठा करने का एक टास्क प्ले किया, ठीक है। जैसे पहले क्या होता था, हमने ऊपर भी पढ़ा, मुफ्ती काजी इनके बारे में पढ़ा, मेन इनका क्या था, जैसे हिंदू है और मुस्लिम है, हिंदू में क्या है, हिंदू में वेदास वगैरह चलते हैं और जो अपने उपनिषद वगैरह चलते हैं, जो इनके ग्रंथ होते थे, ठीक है, और जो मुस्लिम हैं वो उनकी बाइबल वगैरह चलती है जो उनके होते थे, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो उनमें लिखा होता था उसी के अकॉर्डिंग इन लोगों के साथ जुडिशरी भी की जाती थी, मतलब न्याय भी किया जाता था, हिंदू के साथ भी वैसा किया जाता, मुस्लिम के साथ भी वैसा किया जाता था। अब धीरे धीरे इन सब चीज़ों में चेंजेस आने लगा था, ठीक है। अब क्या होने लगा, इन सब जो टास्क था लॉ का उसको इकट्ठा किया जाने लगा। कॉन्सिक्वेंटली द इंडियन पैनल कोड वाज कंपाइल्ड, इसके बाद क्या हुआ, इंडियन पैनल कोड को बनाया गया। दैट लेड द आइडिया ऑफ वन लॉ फॉर ऑल, इसमें इसने क्या आइडिया दिया, एक ही लॉ होगा सबके लिए। जैसे अगर किसी ने चोरी की है, ठीक है, तो उसको जो है 5 दिन के लिए जेल रखना और 500 रुपये अगर उससे जो है एज अ पेनल्टी ली जाए तो वही सबके लिए होगा, ठीक है, एक लॉ सबके लिए होगा। दिस मीन डैट वन यूनिफॉर्म लॉ वुड बी एप्लीकेबल फॉर बोथ द इंडियन एंड द इंग्लिश। अब इसमें क्या आ गया, वही इंडियंस के लिए भी होगा, इंडियंस में सब आते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे रिलीजन आते हैं, ठीक है। और जो मेन ब्रिटिशर्स थे अगर उन्होंने भी ऐसा कुछ काम किया होगा तो उनके लिए भी ये चीज़ पूरी तरह से मान्य होगा। इन मैटर ऑफ जुरिसडिक्शन, हमारे न्याय के मैटर में। ओके, अब हम लोग आर्मी को देखते हैं। इन ऑर्डर टू हैव अ साउंड सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, अभी हम लोग इन्होंने क्या किया, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को काफ़ी कुछ सुधार कर लिया था। आप लोगों ने देखा इतने सारे चार्टर एक्ट आए और ये जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन भी आई। अब किसके ऊपर उन्होंने ध्यान दिया, आर्मी के ऊपर। इट वॉज नेसेसरी फॉर द ब्रिटिश टू ऑर्गेनाइज एन एफिशिएंट आर्मी, अभी उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया कि वो एक अच्छी आर्मी को भी क्या करे, ऑर्गेनाइज करे। द आर्मी वॉज ऑल्सो
रिक्वायर्ड टू कीप अ चेक ऑन फॉरेन इन्वेंशन। तो वो क्या करेगा, फॉरेन जो इन्वेंशन होगा उसके ऊपर भी पूरी तरह से नज़र रखेगा, ठीक है, जो भी आक्रमण होगा। एंड इंटरनल रिवॉल्ट्स ऑफ रूलर्स, जो रूलर्स जो होते हैं उनके अंदर के आपसी झगड़ों पर भी ध्यान देगा। एक्सपेंशन ऑफ टेरिटरीज एंड पीसफुल मेंटेनेंस ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटीज़, और वो क्या करेगा, उनका जो ब्रिटिशर्स जो थे वो अपना एक्सपेंशन कर रहे थे, बढ़ावा दे रहे थे टेरिटरीज़ को, और वो भी कर पाएंगे और अपना पीसफुल क्या कर पाएंगे, ट्रेड भी कर पाएंगे, अपनी ट्रेडिंग एक्टिविटी भी कर पाएंगे। आर्मी मेनली कॉन्सिस्टेड ऑफ इंडियन सोल्जर्स और सिपॉयज़। आर्मी में ज़्यादातर कौन होते थे, इंडियन ही सोल्जर होते थे और या सिपॉयज़ होते थे, उन्हीं को सिपॉय कहा जाता था जो इंडियन सोल्जर्स होते थे। द हायर रैंक ऑफ द आर्मी वर रिजर्व फॉर द ब्रिटिश, और जो हायर जो अच्छी पोस्ट पर होते थे वो कौन होते थे, ब्रिटिशर्स होते थे। एन इंडियन कुड राइज ओनली टू द रैंक ऑफ अ सूबेदार, उनको सिर्फ कौन सी रैंक मिली हुई थी, सूबेदार की रैंक मिली हुई थी। More than attention was given to the infantry regiment of the army, ठीक है, जो पैदल सेना थी, इन्फेंट्री रेजिमेंट्स मतलब जो पैदल सेना थी, सेना का गढ़ था, उस पर जो है अटेंशन दी जा रही थी। सोल्जर वर ट्रेंड इन द यूरोपियन मेथड ऑफ वारफेयर एंड देयर लाइव्स वर मेड फॉर मोर डिसिप्लाइन, मतलब जो उनकी सोल्जर थे वो ट्रेन किए जा रहे थे यूरोपियन मेथड के थ्रू, ठीक है, वार के लिए जो यूरोपियन मेथड था उसके थ्रू ट्रेन किए जा रहे थे, और जो उनकी जो लाइफ थी वो किस तरह से थी, बहुत ही ज़्यादा अनुशासित थी, डिसिप्लिन में थी। द आर्मी ऑफिसर इन बंगाल वर पेड मोर देन देयर काउंटर पार्ट इन बॉम्बे एंड मद्रास, ठीक है, मतलब वो जो थे आर्मी जो ऑफिसर थे वो अपना पार्ट जो था बॉम्बे और मद्रास दोनों जगह प्ले कर रहे थे। ओके, अब हमारा नेक्स्ट है पुलिस। Governor General Lord Cornwallis is credited to have established a regular police force in India, ठीक है, जो कॉर्नवालिस है इनका जो मेन जो लेकर आए थे, इस्टेब्लिश किया था इन्होंने, पुलिस फोर्स को इस्टेब्लिश किया था इंडिया के अंदर। फ्रॉम 1792 में एवरी डिस्ट्रिक्ट वाज डिवाइडेड इनटू अ नंबर ऑफ थानाज, जितनी भी डिस्ट्रिक्ट थी उसके अंदर वो किस में डिवाइड थी, वो नंबर ऑफ थानाज में डिवाइड थी, ठीक है। और दरोगा वाज द हेड ऑफ द थाना, और जो दरोगा होता था, ठीक है, वो क्या होता था, थाना का हेड होता था। ही वॉज असिस्टेड बाय पुलिसमैन इन द मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, वो क्या करता था, वो हेल्प करता था दरोगा की, कौन, पुलिसमैन, किस चीज़ को मेंटेन करने में, लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करने में। द जमींदार्स वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर टास्क ऑफ मेंटेनिंग पीस इन द डिस्ट्रिक्ट, जो जमींदार थे, ठीक है, जमींदार कौन होते थे बच्चों, जो लैंड के स्वामी होते थे, उनको क्या कर दिया था, डिप्राइव कर दिया था, हटा दिया गया था, ठीक है, देयर टास्क, उनके टास्क से, जो मेंटेनिंग करते थे पीस इन द डिस्ट्रिक्ट। द दरोगा वाज यूजुअली इन इंडिया, इंडियन, जो दरोगा होते थे वो क्या होते थे, वो इंडियन होते थे, ठीक है। द दरोगा ऑफ वेरियस पुलिस स्टेशन वर अंडर द डिस्ट्रिक्ट सुप्रिटेंडेंट, अभी हमने देखा जो दरोगा थे वो इंडियंस होते थे, ठीक है, पर जो दरोगा होते थे वो किसके अंडर में होते थे, डिस्ट्रिक्ट सुप्रिटेंडेंट के अंडर में होते थे, ठीक है। वो वाज जनरली ब्रिटिश, और वो कौन होते थे, ब्रिटिशर्स होते थे। ओके, फिर उसके बाद द चौकीदार्स, चौकीदार्स कौन होते थे, वॉचमैन होते थे। लुक्ड आफ्टर द विलेज, ये किसको देखते थे, विलेज को देखते थे। और कोतवाल्स भी होते थे, द कोतवाल्स मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन द टाउन, चौकीदार कहाँ पर देखते थे बच्चों, विलेज में, और कोतवाल कहाँ पर देखते थे, टाउन में। द पुलिस वॉज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर, जो उनका मेन काम होता था, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर, अंदर जो है लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखना। प्रोटेक्ट फ्रॉम थीव्स, डिकेट्स एंड ठग्स, इनसे क्या करना, इनसे प्रोटेक्शन देना, चोरों से, जो डाकू होते हैं और जो ठग्स होते हैं। इंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ हाईवे, और हाईवे की सेफ्टी को इंश्योर करना ताकि वहाँ पर किसी भी तरह के लूटपाट ना हो। बच्चों अब हम आगे देखते हैं, द पुलिस ऑफ्टन रिस्टोर टू वायलेंस, करप्शन एंड ब्राइब। अब पुलिस को तो लोगों की सेफ्टी के लिए रखा गया था, पर ये क्या करती थी, ये अक्सर किस चीज़ पर, वायलेंस पर, करप्शन पर, और जो ब्राइब था, रिश्वत हो रही थी, उसका ज़्यादातर पुलिस ने सहारा लिया, मतलब ये पूरी अपोजिट पुलिस थी, ठीक है। इट टॉर्चर्ड एंड किल्ड पीपल इन द नेम ऑफ मेंटेनिंग पीस,
ये शांति रखने के नाम पर लोगों को टॉर्चर करती थी और मार भी देती थी। लेक ऑफ एजुकेशन, पुअर सैलरी एंड एन एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज एज कंपेयर टू द ब्रिटिश सोल्जर वर द मेन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्ट ऑफ पुलिस। मतलब क्या है इसका कि जो ब्रिटिश सेना की तुलना में जो ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, उसकी तुलना में अब जैसे इंडियन थे, उनके पास एजुकेशन की कमी थी, ठीक है, उनका जो सैलरी था वो ख़राब था, और उनके जो प्रिविलेज थे उनके वो भी बहुत ज़्यादा उनको नहीं मिले हुए थे। इसके पुलिस के इस जो आचरण के लिए मतलब मुख्य रूप से जिम्मेदार थे, मतलब ये मुख्य रूप से कारण थे इंडियंस लोगों को तंग करने का। ओके, अब आप लोगों का ये चैप्टर ख़त्म होता है। बच्चों, आशा करती हूँ मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी से लाइक कर दीजिएगा ताकि मुझे नया वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिले। शेयर कर दीजिएगा ताकि इसका बेनिफिट दूसरे बच्चों को भी मिल सके, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मैं कभी भी नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।